हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th का केमिस्ट्री का अगला भाग, यानी कि हम लोग देख रहे थे केमिकल कंपोजिशन लॉ, जिसमें हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिए थे और निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम को पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं गुणित या बहुल अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। थोड़ा सा पिछल का जो प्रीवियस जो वीडियो है उस चीज़ को देख लो, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार मजेदार कोटेशन होता है। वो कोटेशन क्या है, देखिए, सुनिए और उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th के केमिस्ट्री का अगला नियम, जो कि हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। ठीक है, हेडिंग आपके आगे थर्ड लॉ, तीसरा का लॉ है गुणित या बहुल अनुपात का नियम। आसान है, इस चीज को ध्यान से देखोगे। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हर एक चीज को आप फील करो, ये एम मिश्रा, मनीष मिश्रा का प्रयास होता है। मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल है, न कि रट्टाफिकेशन वाला है। तो आप इस चीज को मन से देखो, तन से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि मान लो कि जब दो तत्व हैं, मान लो कि एक तत्व ए है और दूसरा का तत्व बी है, तो कह रहा है कि ए और बी जो है संयोजित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलने के बाद एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक यौगिक बना देते हैं। तो जो बी का भार होगा वो ए के निश्चित भार से, यानी ए का भार जो होगा निश्चित होगा, और जो बी का भार है वो ए के निश्चित भार से संयोजित होते हैं। संयोजित होकर के पूर्णांक के अनुपात में होंगे। कैसे होंगे देख लो, बहुत आसान है। मान लो एक आपका ए है और दूसरा का तत्व क्या है, बी है। एक तत्व क्या है, ए, और दूसरा का तत्व क्या है, बी है। तो बी जो है ए से संयोजित हुआ। किससे संयोजित हुआ? बी से संयोजित हुआ। यानी आप कह सकते हो कि एक तत्व H है और दूसरा का तत्व O है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है, जल बनेगा या कुछ और भी बनेगा, यानी एक से अधिक बन सकता है। तो इट्स में भी मान लो कि जल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो एक बनाया यौगिक जल, क्या बना दिया, जल को बना दिया। दूसरा का जो यौगिक बनाया वो बनाया H2O2। इसको बोलते हैं जल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दो यौगिक बना दिया फाइनल। तो कह रहा है कि ए का एक निश्चित भार बी के भार से संयोजित होकर के क्या बना देंगे, यौगिक बना देंगे। तो ये क्या होगा, सरल अनुपात या पूर्णांक में होंगे, पूर्णांक के अनुपात में होंगे फाइनल। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत आसान है। ये जल है, जल के लिए जो आपका भार हुआ ये क्या चीज से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का भार कितना हो गया, 2,
परमाणु संख्या 1, 2 हाइड्रोजन, तो कितना भार हो गया 2। फाइनल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना भार हो गया, ऑक्सीजन का जो भार हो गया वो हो गया 8 दूनी 16, परमाणु संख्या 8 होगा, भार कितना हो गया जस्ट दुगना यानी कि 16 हो गया। फाइनल इसका भार ये दोनों अनुपात में कर रहा है। अब यहां पे देख लेते हैं इस चीज को। अब यहां पे देखें हाइड्रोजन का 2, फाइनल ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। क्यों कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो एक के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 16 दूनी 32। फाइनल तो यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि ये आपका ए है और इसका जो भार है वो 2 है, इसका जो भार है वो 2 है और ये दोनों क्या है फिक्स है यानी कि निश्चित भार है, और बी का जो भार है ये आपका 16 और ये इसका 32। तो कह रहा है कि ए का निश्चित भार बी से संयोजित करके एक पूर्णांक के अनुपात में बना लेता है। तो क्या होगा देख लीजिए, पूर्णांक का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 32। तो 16:32 को हम लोग लिख सकते हैं 1:2। ये आपका सरल अनुपात है। ठीक है, फिर से एक बार गुणित अनुपात का नियम फिर से समझो, इसको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरल अनुपात में हमको निकालना है, तो सरल अनुपात में निकालना है कि एक का निश्चित भार देख लीजिए, एक का निश्चित भार, एक का निश्चित भार, दोनों में आपका निश्चित भार क्या है 2-2 है। बी का अनिश्चित भार जिसको बोलोगे अलग अलग है, तो यहाँ 16 है, यहाँ क्या है 32। तो ये दोनों जो है ए से संयोग करने के बाद जो आपका यौगिक बना रहा है उनका जो स्थिति होगा वो कह रहा है कि पूर्णांक के अनुपात में होंगे। तो जस्ट लाइक दिस पूर्णांक के अनुपात में होंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। एक और उदाहरण लेते हैं, आप उस चीज से भी समझोगे। एक उदाहरण मान लो कि एक का ले लेते हैं हम कार्बन, एक क्या ले लिए कार्बन, यानी कि ए आपका ए है और ये क्या है बी है। एक कार्बन ले लीजिए और एक क्या लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है दो यौगिक, ये क्या एक से अधिक यौगिक बना रहा है। तो पहले का जो यौगिक बनाया वो यौगिक बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक और यौगिक जो बनाया वो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका जो भार होना चाहिए ए का निश्चित भार, तो ए का निश्चित भार क्या होगा कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो भार कितना हो गया 12। तो इनका जो स्थिति हो गया 12, इनके लिए क्या हो गया अनुपात 16। फाइनल इसके बाद देखिए इसका जो अनुपात है, इसका कार्बन का क्या होगा 12 निश्चित है आपका, देखिए 12-12। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या है 2, इसका निश्चित भार है, और ये जो है इससे संयोग करके क्या बना लेंगे एक यौगिक बनाएगा, और वो यौगिक पूर्णांक के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग गुणित अनुपात बोलते हैं। इसका स्थिति देख लीजिए, O का ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32। अब यहाँ पे सवाल उठा कि इनका जो भार है, इनका जो भार है एक निश्चित भार है, और ये जो है B के साथ संयोग कर रहा है, यानी कि B का जो भार होगा वो A के निश्चित भार से संयोजित होते हैं, और होने के बाद क्या बनाते हैं यौगिक बनाते हैं। तो वो किस स्थिति में होंगे पूर्णांक के अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसका पूर्णांक निकाल रहे हैं तो निकलेगा 16:32, और 16:32 को हम लोग 1:2 भी कह सकते हैं। और ये देख लीजिए कि दोनों ही उदाहरण में आपको दिख गया पूर्णांक के अनुपात। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। फाइनल अब इसको हम लोग लिख लेते हैं लैंग्वेज में, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, देखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व, मान लीजिए जब दो तत्व, लिख लीजिए इस नियम के अनुसार जब दो तत्व कौन है ए और बी, और ए और बी को क्या लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ए और बी कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व ले लिए।
तो कह रहा है कि जब दो तत्व क्या लिए, दो तत्व ए तथा बी, दो तत्व ए तथा बी संयोजित होते हैं, क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, और हो करके क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, होते हैं, और एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। एवं बी का भार ए के निश्चित भार से संयोजित होता है एवं पूर्णांक अनुपात में होते हैं, इसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। बहुत आसान है दोस्त, आप इस चीज को समझो। आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि दो यौगिक, दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बना रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। तो एक जो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जल बना है, एक क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कह रहा है कि ए का यानी कि जो से मिले हैं, दो तत्व मिले हैं, तो ए तत्व यानी हाइड्रोजन दोनों में हाइड्रोजन है, इनका एक निश्चित भार होगा, और ये जो है बी से संयोग करेगा, या बी जो है इससे एक निश्चित भार से संयोग करेगा। तो करने के बाद जो निकला वो इनका जो अनुपात होगा पूर्णांक में होगा। इस उदाहरण से भी हम लोग यही चीज देखेंगे, दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर, फाइनल। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिराइव्ड प्रोपोर्शन, वो होगा व्युत्क्रम का नियम, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं अभी जस्ट व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी कि रासायनिक संयोजन का अगला जो नियम है, यानी कि लास्ट जो नियम है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिराइव्ड प्रोपोर्शन। बहुत आसान है, थोड़ा सा है बट समझना है, ठीक है। और इस चीज से भागना नहीं है दोस्त, समझिएगा। देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लो पिछलका नियम दो पदार्थ को ले रहे थे, दो तत्व को ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या लेना है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो रासायनिक रूप से, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ का जो भार होगा वो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ से के भार से जब मिलेगा या क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के बाद उनका जो भार होगा वो सरल अनुपात में होगा, या सरल गुणित अनुपात के रूप में होगा, यानी दोनों जो है बराबर होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। मान लो एक आपका ए है और एक आपका बी है और एक आपका सी है। ध्यान से देखना है, मन से देखना है, ठीक है। अब यहां पे देखने को मिल रहा है कि ए जो है इससे क्रिया किया, ठीक है, बी जो है इससे क्रिया किया, ए जो है सी से क्रिया किया, बी जो है सी से क्रिया किया। तो ये दोनों क्रिया करने का जो भार होगा और ए और बी का जो भार होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, सरल गुणित में होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, ए बी, ए जो है सी से भी क्रिया करके देख लीजिए, इसे बना लीजिए फिर से। ए जो है सी से भी क्रिया किया, तो ए को मान लो हाइड्रोजन, बी को मान लो ऑक्सीजन और सी को मान लो कार्बन। देख लीजिए, ए को मान लो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, एक को मान लो ऑक्सीजन और इसको मान लो कार्बन। फाइनल
ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि ए किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन से, यानी कि हाइड्रोजन जो है कार्बन से रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने के बाद ये बना रहा है CH4। क्या बना रहा है, CH4 बना रहा है। अब बी यानी कि ओ रिएक्शन कर रहा है कार्बन के साथ, तो ये बना रहा है CO2। क्या बना रहा है, CO2। फाइनल। अब यहां पर देखिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन मिल करके मीथेन बना दिया, और ये क्या बना दिया, ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। फाइनल। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि CH4 में कौन कौन तत्व मिले हुए हैं, तो एक मिला हुआ है कार्बन और एक मिला हुआ है हाइड्रोजन। देखिएगा ध्यान से समझ में आएगा, ये दोनों अनुपात में है। मान लो एक किससे बना है, कार्बन से, और एक बना है हाइड्रोजन से। फाइनल। तो कार्बन के लिए इसका जो अनुपात होगा वो होगा 12, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है। एक बार फिर इसको देखिए। अब यहां पे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो बने हैं वो बने हैं कार्बन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन का जो भार होगा वो हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16, यानी कि 8 होता है, 8 दूनी 16 हो गया। फाइनल। अब यहां पे सवाल उठ रहा है कि कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, तो दोनों का भार क्या है, निश्चित है। दोनों का भार क्या है, निश्चित है। तो अगला जो आपका हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनका जो अनुपात होगा, यानी कि एक बार फिर से नियम को पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। तो इसका जो भार होगा निश्चित है, और इनका जो भार होगा वो अलग अलग है। तो इनका जो अनुपात हुआ, यानी कि अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात को अगर हम देखें, तो इससे जो बनने वाला है, यानी कि इसको देख लीजिए, इससे जो बनने वाला होगा वो होगा H2O। तो H2O के केस में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए H2O का क्या होगा, H2O। H2O केस में देख लीजिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। फाइनल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि 2 ये था। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 16। फाइनल। अब ये दोनों को जब मिलाओगे, इसका जो अनुपात हुआ, यानी कि ये वाला टर्म को ले रहे हैं हम लोग, इनका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हुआ, यानी कि और ये मिलेंगे, इसका अनुपात और इनका बनने के बाद का अनुपात, दोनों क्या होना चाहिए, सरल गुणित अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अनुपात हो गया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो हो गया 4:16, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपात, या ऐसे लिख सकते हो 2:8, 2:8, 4×16, 1:8 कर लो, ऐसे करो, 1:8 कर लो, सॉरी, 4 और 16 है, 4 और 16 है ना, ऑक्सीजन 2 है, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ये 32 होगा दोस्त, सॉरी, ये क्या होगा 32, क्योंकि यहाँ पे 2 था, ये भी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:8। यहाँ पे आपका क्या है, 1:8। इस केस में हम लोग देखें, इस केस में जो आपका अनुपात आया वो कितना आया, 2:16, और इसका भी जो अनुपात आया 1:8 आया। अब दोनों का जो स्थिति हुआ वो स्थिति दिख रहा है कि बराबर है, क्या है, बराबर, दोनों सरल गुणित अनुपात में होते हैं।
यानी दोनों परस्पर क्रिया कर रहे हैं, करने के बाद भी जो है उनका जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस चीज को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के भार, दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप, किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, इनका और इनका, यानी कि ये इनका भार ये तीसरे वाले के भार से क्या कर रहे हैं, क्रिया करते हैं। वे परस्पर क्रिया करने वाले भार होते हैं। वो क्या करते हैं, परस्पर यानी कि बराबर क्रिया करने वाले भार होते हैं, ठीक है, होते हैं, या उनके सरल गुणित होते हैं, दोनों का जो भार होगा वो क्या होगा, दोनों का भार जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। फाइनल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए और बी, इससे ये रिएक्शन किया, ये इससे रिएक्शन किया, तो ये जो है इससे किया तो बनाया क्या, मीथेन। ये जो इससे बनाया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका जो आपका भार होगा, पहला का जो ये भार है यानी कार्बन है, कार्बन ये भार फिक्स है, तो इनका एक भार निश्चित भार है, वो किसी तीसरे से मिल करके बनाया। तो बनाने के बाद क्या आया, हाइड्रोजन, इसका जो भार हुआ 4, इसका जो भार होगा 32। ये दोनों का अनुपात निकालना है। ये दोनों का अनुपात जब निकलेगा तो बनेगा आपका जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, जल। यानी कि फिर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला यानी कि जल बना। जल का जो भार होना चाहिए ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो भार आया 1:8 आया, 8 आया, और जैसे ही जल का हम लोग बनाए तो लाने के बाद भी अनुपात क्या आया, 1:8। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, आई होप कि इस चीज को आप समझ गए। ठीक है, अगला अगर मान लो सपोज दैट आपको समझ में नहीं आया, एक और उदाहरण लेते हैं। उस उदाहरण से आप जरूर कुछ न कुछ बताओगे समझ में आया कि नहीं आया। फाइनल। तो उदाहरण ले लेते हैं फिर से, देखिएगा देखिएगा जैसे मान लो 3 पदार्थ है ए, बी और सी। एक पदार्थ को एस मान लीजिए, सल्फर है, एक पदार्थ को ओ मान लीजिए और एक पदार्थ को कॉपर मान लीजिए। बहुत आसानी से समझोगे। एक पदार्थ सल्फर, एक पदार्थ ऑक्सीजन और तीसरा का पदार्थ कॉपर है। मान लो तो ये जो है इससे रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद जो बना वो बना CuS। ठीक है, ये जो है इससे रिएक्शन किया तो बना CuO। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों कॉपर, ये दोनों कॉपर, इनका जो भार और ये दोनों का जो भार, तो ये भार आपका फिक्स होगा और ये दोनों का जो अनुपात होना चाहिए, वो जो अगला जो टर्म बनने वाला है उन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखिएगा, इससे बनने वाला यानी कॉपर एस है, इनका जो भार होना चाहिए, ये क्या क्या चीज से बने हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। ये है कॉपर सल्फेट है ना, सल्फाइड है। ये है Cu और ये है आपका एस से बना है, CuS से बना है। तो Cu का जो भार होता है वो होता है 63.5। मान लो इसका जो भार हुआ वो हुआ 63.5 अनुपात में। अनुपात सल्फर है तो सल्फर जो होता है परमाणु संख्या 16, तो इनका अनुपात क्या होगा 32। तो इनका जो अनुपात हो गया 32। फाइनल। अगला जो टर्म है वो है CuO, यानी कि Cu अनुपात O। Cu का कितना हो गया 63.5, अनुपात ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है तो 8 दूनी 16। तो फाइनल जो आपका अनुपात इसका आएगा वो अनुपात आएगा, यानी कि SO का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 16 अनुपात 32 अनुपात 16। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 अनुपात 1। फाइनल। अब यहाँ से जो S और O सल्फर ऑक्साइड के जो अनुपात आए वो 2 अनुपात देखा गया इनके थ्रू। अब जैसे ही आपको इससे ये बनाएगा, ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा SO2 बनाएगा। तो जब SO2 बनाएगा तो इसके लिए जो अनुपात आना चाहिए, तो
इसके लिए जो अनुपात आना चाहिए, यहां पे देख लेते हैं इसको, यहां पे देख लीजिए SO2 के लिए जो अनुपात होना चाहिए, इससे में भाग लेने कौन है, एस और ओ है, तत्व है, यानी कि एस जो है सल्फर है 16 दूनी 32 फाइनल, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है 16 16 दूनी 32, यानी 32 अनुपात 32, यानी कि 1:1 देख लिए। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगाओगे सर, आप तो बोले हैं कि दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए, 2:1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1:1 कैसे आ गया? स्वाभाविक है कि इसका टर्म पढ़िए या उनके सरल गुणित होते हैं। अगर मान लिया जाए कि 1:1 बराबर 2:1 है, तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, 1/1, ये क्या होगा 2/1। अगर इसको आप 2 से गुना कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 2:1 बराबर 2:1, तो दोनों क्या हो गए बराबर, यानी कि इसको हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं सरल गुणित होते हैं, सरल गुणित से बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो कि बहुत ही आसानी से इस चीज को हम लोग समझ गए। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताओ कि ये चीज पूरा क्लियर है। अगर नहीं भी आया होगा तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर को लिख लो और वहां पे आप मैसेज करके बताओ 9006188282, इस पर आप मैसेज करके बताओ कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया, आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आपका ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अगला टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका एक गुरु दक्षिणा है, आप करो। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व कर लीजिए इस चीज का, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।